बिहार बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 7 सॉल्यूशंस इन हिंदी। प्रश्न 1, उपनिवेशवाद क्या है, इसकी स्थापना के कारण बताएं। उत्तर, उपनिवेशवाद का अर्थ होता है किसी शक्तिशाली तथा समृद्ध राष्ट्र के द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए किसी गरीब किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपयोग करना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी गरीब राष्ट्र को शोषित करना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। क, भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना के निम्नलिखित कारण हैं, जो इस प्रकार से है। I, कच्चे माल की प्राप्ति के लिए यूरोपवासी भारत आए और यहाँ के कच्चे माल को लेकर वे अपने देश ले जाते थे तथा कारखाना चलाते थे। ई, अपने कारखाने में निर्मित पक्के माल को बेचने के लिए वे भारत को एक बाजार समझते थे, इसलिए यहाँ पर आकर बस गए और बाजार कराना शुरू कर दिया। ई, यूरोपवासी अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी भारत में अपना उपनिवेश स्थापित किए। एव, भारत की जलवायु ऐसी थी जहाँ पर विभिन्न प्रकार के कृषि उपजाए जाते थे, इसलिए ऐसी भूमि की तलाश में यूरोपवासी भारत आ पहुंचे। प्रश्न 2, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, इसके सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। इशरतवाड़ी व्यवस्था को किसान भूमि का मालिक होता था। यदि वह भूख स्वराज अंग्रेजों के समय पर भुगतान करता रहता था तो उसकी भूमि बराबर बनी रहती थी। यह व्यवस्था मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के कई तृतीय थी, जैसे भूमि स्वराज 45 से 55% तक था। ज्यादा था भूमि स्वराज बढ़ाने का अधिकार सिर्फ राजा के पास ही होता था। सुखाड़ या बाढ़ आ जाने के कारण भी भूमि स्वराज देना पड़ता था। इससे किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था से सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े, जो इस प्रकार से है। क, इस व्यवस्था से समाज में लोगों के बीच असंतोष बढ़ने लगा। ख, समाज में आर्थिक विषमता उत्पन्न हो गई। ग, किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। प्रश्न 3, भूमि की स्थायी बंदोबस्त क्या थी, इसके मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें अथवा भूमि के स्थायी बंदोबस्त के गुण दोषों का वर्णन करें। उत्तर, 1793 में बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस भूमि का स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत भूमि को स्थायी रूप से जमींदारों को दे दी गई थी और इसके बदले में जमींदारों से एक निश्चित धनराशि सरकारी कोष में जमा करा दी जाती थी। भूमि की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की विशेषताओं या उसके गुण निम्नलिखित है, जो इस प्रकार से है। क, इस व्यवस्था में भूमि को अस्थायी रूप से जमींदारों को दी जाती थी और उसके बदले में जमींदार कर के रूप में एक निश्चित धनराशि को सरकारी कोष में जमा करानी पड़ती थी। ख, इस व्यवस्था से जमींदारी को कानूनी तौर पर मालिकाना अधिकार मिल जाता था। अब वह किसान से मनमाना लगान ले लेते थे। स्थायी बंदोबस्त से निम्नलिखित हानि हुई, जो इस प्रकार से है। क, किसान गरीब होने लगे। ख, सामाजिक लोगों के बीच असंतोष बढ़ने लगा। ग,
समाज में आर्थिक विषमता की स्थिति उत्पन्न होने लगी। घ इस व्यवस्था के लागू होने से जमींदारों के द्वारा किसानों का जमकर शोषण होने लगा। प्रश्न 4। 1857 की सिपाही विद्रोह के क्या कारण थे? उत्तर 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहते हैं। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह माना जाता है, क्योंकि यह विद्रोह सैनिक एवं सिपाहियों के द्वारा लड़ी गई थी, इसलिए इसको सैनिक या सिपाही विद्रोह कहा जाता है। अतः इस विद्रोह के निम्नलिखित कारण थे, जिस प्रकार से है। क राजनीतिक, ख आर्थिक कारण, ग सामाजिक कारण, घ धार्मिक कारण, अग तात्कालिक कारण। प्रश्न 5। 1857 के विद्रोह के असफलता या विफलता के क्या कारण थे? उत्तर 1857 के सिपाही विद्रोह जो भारतीय जनता के द्वारा लड़ा गया था, वह सफल नहीं हो सका क्योंकि इस और सफलता के निम्नलिखित कारण थे, जो इस प्रकार से है। क भारतीय लोगों में एकता का अभाव या इसके पास युद्ध लड़ने के लिए कोई मजबूत संगठन नहीं था। ख भारतीय लोग आर्थिक रूप से कमजोर थे, इसके पास धन दौलत नहीं था, जो युद्ध में इस्तेमाल करते हैं। ग भारतीय लोगों के पास अस्त्र शास्त्र की कमी थी, यह पुराने हथियार जैसे लाठी फरसा तीर से लड़ाई लड़ते थे, जबकि अंग्रेज गोली बारूद बम आदि से लड़ते थे। घ भारतीय लोगों के पास युद्ध लड़ने के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं थे, लोग मिलजुल कर नहीं लड़ते थे, जिसके कारण यह युद्ध और असफल हो गया। अग भारतीय लोगों में युद्ध लड़ने की कौशल नहीं थी, जबकि अंग्रेजों के पास युद्ध लड़ने की कला और कौशल था। इन्हीं सब कारणों से भारतीय लोग युद्ध को हार गए और अंग्रेज आसानी से इस युद्ध को जीत लिया। प्रश्न 6। 1857 के विद्रोह के स्वरूप का वर्णन करें। 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है, क्योंकि 1857 के विद्रोह की एक कारण से नहीं लड़ा गया था। विभिन्न विद्वानों में विभिन्न प्रकार के मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह विद्रोह सैनिक विद्रोह था, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें भारत की पूरी सेना शामिल नहीं हुआ था। बहुत से भारतीय सैनिक अंग्रेजों के साथ दिया था। इस विद्रोह में सैनिकों के साथ साथ जनता ने भी भाग लिया था। डब्ल्यू टेलर ने इस विद्रोह का परिणाम हिंदू मुस्लिम के षड्यंत्र के रूप में दिखाया है। महोदय का कहना है कि 1857 के विद्रोह ईसाई धर्म के विरोध में किया गया था। उनके अनुसार भारत के हिंदू मुस्लिम लोग ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से असंतुष्ट थे। वह अपने धर्म और संस्कृति पर प्रहार के रूप में देख रहे थे। हिंदू एवं मुस्लिम अपनी रक्षा के लिए संघर्ष किया। इस विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रथम नियोजित स्वतंत्रता संग्राम बताया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 100 वर्षों की दास्तां से निजात पाने के लिए यह विद्रोह किया गया था, अतः हम इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही कहेंगे। प्रश्न 7। 1857 के विद्रोह के परिणाम को बताएं। उत्तर 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित परिणाम हुए, जो इस प्रकार से है। क इस विद्रोह के बाद मुगल वंश के शासन का अंत हो गया। ख 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मुगल शासन के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का भी अंत हो गया। ग
इस विद्रोह के बाद सिर्फ कंपनी के शासन का अंत ही नहीं हुआ, बल्कि देशों, राज्यवारों और सामान्य जनता के प्रशासन की नीति को भी समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजी राज्यों में देशी राज्यों की अखंडता एवं सुरक्षा व्यवस्था भी की गई। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने यह स्वीकार किया कि नागरिक सेवा के उच्च पदों पर भारतीय भी नियुक्त हो सकते हैं। इसके लिए भारत एवं इंग्लैंड में एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था की गई। इस विद्रोह के बाद सैनिक व्यवस्था में काफी फेरबदल किया गया। कंपनी की सेना अब राजस्व मुकुट की सेना बनकर रह गई। अंग्रेजी राज्य ने भारत के अंदर विस्तार बाड़ी नीति को त्याग दिया। इस विद्रोह के बाद भारतीय राष्ट्रवाद का तेजी से विकास होने लगा। प्रश्न 8। 18वीं सदी में शहरी केंद्रों का रूपांतरण किस तरह हुआ अथवा बंबई के नगर निर्माण पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर 18वीं सदी में खासकर मुगल साम्राज्य पर जो नगर की व्यवस्था थी, उसमें भवनों और शाही महलों का विकास तेजी से हुआ। मुगल काल में लाहौर, दिल्ली, आगरा, जौनपुर, पटना आदि का विकास तेजी से हुआ। दक्षिण भारत में कांचीपुरम प्रमुख प्रसिद्ध नगर थे। मुगल काल के पतन के बाद छोटे छोटे नगर अब बड़े बड़े नगर बनने लगे। अतः हम कह सकते हैं कि 18वीं सदी में शहरीकरण केंद्रों का रूपांतरण निम्नलिखित प्रकार से हुआ, जो इस प्रकार से है। जब भारत में 1757 में प्लासी युद्ध हुआ और उसके बाद अंग्रेजों का व्यापार भारत में फैलने लगा, तो उस समय मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, चेन्नई आदि शहरों में नए भवनों का निर्माण होने लगा। ये शहर प्रशासन का केंद्र बन गया। अंग्रेजों के साथ लगातार युद्ध होने के कारण अधिक से अधिक सैनिकों को भर्ती होने लगी, जिससे इन सैनिकों को फंसाने के लिए शहर का निर्माण होने लगा। सिर्फ अंग्रेजों ने ही शहर को नहीं बसाया, बल्कि पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी ने भी अपने अपने शासनकाल में शहरों का विकास किया, जैसे पांडिचेरी। 18वीं सदी में भारतीय लोग रोजगार की तलाश में गांव को छोड़कर शहर के तरफ भागने लगे। इसमें व्यापारी, शिल्पकार आदि भी शामिल थे। इन लोगों से शहर का निर्माण होने लगा। प्रश्न 9। भक्ति आंदोलन के महत्व एवं प्रभाव की समीक्षा करें अथवा भक्ति आंदोलन के परिणामों का वर्णन करें। उत्तर, भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने भारत के सामाजिक धार्मिक जीवन को निम्न प्रकार से प्रभावित किया, जो इस प्रकार से है। हिंदू धर्म में सुधार। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक पुणे मूर्ति पूजा, जात पात, व्यर्थ के आडंबरों का खंडन करके हिंदू धर्म को सरल बनाने का प्रयास किया। निम्न जातियों का उत्थान। जाति पाति और छुआछूत का खंडन करने के बाद हिंदू मुस्लिम बनने से रुक गए। निम्न जातियों को उचित मान, समानता तथा भाईचारा मिल जाने से उनके लिए इस्लाम का आकर्षण समाप्त हो गया। इससे लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आया और निम्न जाति के लोगों में भी सामाजिक और धर्म के प्रति आत्मविश्वास जागृत हुआ। हिंदू मुस्लिम संपर्क। भक्ति काल के कवियों जैसे कबीर, गुरु नानक आदि ने जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव का खंडन किया और कवियों का प्रयत्न से हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के समीप आए। सामाजिक बुराइयों का अंत।
इस आंदोलन में बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, बेमेल विवाह आदि को रोकने का प्रयास किए गए। धार्मिक प्रभाव। संतों ने समझ लिया कि भारतीय समाज में अनेक बुराइयों का जड़ आर्थिक विषमता है। गरीब का शोषण करने वाले की कबीर ने खूब आलोचना की। प्रश्न 10। विजयनगर के पतन पर एक निबंध लिखिए। उत्तर 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी अहमदनगर के युद्ध में उतरी। यहाँ से बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा। कुछ वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया।